वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व, सामयिक घटनाओं, समस्याओं का अध्ययन, वैश्वीकरण व गैर सैद्धांतिकरण का युग के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इतिहास, कानून, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर विचार करते थे। मुख्य रूप से इतिहासकार ही इसका अध्ययन राजनयिक इतिहास तथा अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के रूप में करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञों व विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा होता था। अतः इसे कूटनीतिक इतिहास की संज्ञा भी दी जाती है। E.H. कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध का संबंध केवल सैनिकों तक समझा जाता था तथा इसके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राजनयिकों तक। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक देशों में भी परंपरागत रूप से विदेश नीति को दलगत राजनीति से अलग रखा जाता था तथा चुने हुए अंग भी अपने आप को विदेशी मंत्रालय पर अंकुश रखने में असमर्थ महसूस करते थे। 1919 से पूर्व इस विषय के प्रति उदासीनता के कई प्रमुख कारण थे। प्रथम, इस समय तक यही समझा जाता था कि युद्ध व राज्यों में गठबंधन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गरीबी व बेरोजगारी। अतः युद्ध, विदेश नीति एवं राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों को रोक पाना मानवीय सामर्थ्य के वश से बाहर माना जाता था। द्वितीय, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध इतने भयंकर नहीं होते थे। तृतीय, संचार साधनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित थी। इस प्रकार इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे बड़ी कमी सामान्य हितों का विकास रहा। इस काल में केवल राजनयिक इतिहास का वर्णनात्मक अध्ययन मात्रा ही हुआ। परिणामस्वरूप इससे न तो वर्तमान तथा न ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में कोई मदद मिली। इस युग की मात्रा उपलब्धि 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के पीठ की स्थापना रही। दो विश्व युद्धों के बीच के काल में दो समानांतर धाराओं का विकास हुआ, जिनमें से प्रथम के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिकता के प्रति प्रभुत्व को छोड़कर सामयिक घटनाओं, समस्याओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। इसके साथ साथ अब ऐतिहासिक राजनीतिक अध्ययन को वर्तमान राजनीतिक संदर्भों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास भी किया गया। ऐतिहासिक प्रभाव के कम होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव अभी भी बना रहा। इस काल में वर्तमान के अध्ययन पर तो बहुत बल दिया गया, लेकिन वर्तमान एवं अतीत के पारस्परिक संबंध के महत्व को अभी भी पहचाना नहीं गया। इसके अतिरिक्त नई युद्धोत्तर राजनीतिक समस्याओं को अतीत की तुलनीय समस्याओं के साथ रखकर देखने का प्रयास ही किया गया। शायद इसीलिए इस युग में भी दो मूलभूत कमियां स्पष्ट रूप से उजागर रहीं। प्रथम, पहले चरण की ही भांति इस काल में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्वभौमिक सिद्धांत का विकास नहीं हो सका। द्वितीय, आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिक सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं बन पाया। इस प्रकार इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में बल देने की स्थिति में बदलाव के अतिरिक्त बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला तथा न ही इस विषय के स्पष्ट रूप से स्वतंत्र अनुशासन बनने की पुष्टि हुई। राजनैतिक सुधारवाद का युग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण भी द्वितीय चरण के समानांतर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा।
इसे सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया। इस काल के विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं व चिंतकों का मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध व शांति की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस उद्देश्य हेतु कुछ कानूनी व नैतिक उपागमों की संरचनाएं की गई, जिनके निम्न मुख्य आधार थे। शांति स्थापित करना सभी राष्ट्रों का साझा हित है, अतः राज्यों को हथियारों का प्रयोग त्याग देना चाहिए। ख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून व व्यवस्था के माध्यम से झगड़ों को निपटाया जा सकता है। ग राष्ट्र की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून के माध्यम से अनुचित शक्ति प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। घ राज्यों की सीमा परिवर्तन का कार्य भी कानून या बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। इन्हीं आदर्शिक एवं नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की परिकल्पना की गई। इसकी स्थापना के उपरांत यह माना गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के मध्य शांति बनाने का संघर्ष समाप्त हो गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति संतुलन का कोई स्थान नहीं होगा। अब राज्य अपने विवादों का निपटारा संघ के माध्यम से करेंगे। अतः इस युग में न केवल युद्ध व शांति की समस्याओं का विवेचन किया, अपितु इसके दूरगामी सुधारों के बारे में भी सोचा गया। अतः अध्ययनकर्ताओं के मुख्य बिंदु भी कानूनी समस्याओं व संगठनों के विकास के साथ साथ इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदलने वाला रहा। अंततः इस काल में भावात्मक, कल्पनाशील व नैतिक सुधारवाद पर अधिक बल दिया गया है। परंतु विश्व युद्धों के बीच इन उपागमों की सार्थकता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहा। राष्ट्र संघ की प्रथम एक दशक 1919 से 1929 की गतिविधियों से जहां आशा की किरण दिखाई दी, वहीं दूसरे दशक 1929 से 1939 की यथार्थवादी स्थिति ने इस धारणा को बिल्कुल समाप्त कर दिया। बड़ी शक्तियों के मध्य असहयोग व गुटबंदियों ने शांति की स्थापना की बजाय शक्ति संघर्ष व्यवस्था को जन्म दिया। जापान ने मंचूरिया पर हमले करके जहां शांति को भंग कर दिया, वहीं इटली, जर्मनी व रूस ने भी विवादास्पद स्थितियों में न केवल राष्ट्र संघ की सदस्यता ही छोड़ी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने की प्रक्रिया को और तीव्र बना दिया। इस प्रकार शांति, नैतिकता व कानून से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकी, तो E.H. कार, शुंभा, क्विंसी राइट आदि लेखकों के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण को वैकल्पिक उपागम के रूप में बल मिला। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तनों से न केवल इसकी विषय वस्तु व्यापक हुई, बल्कि इसमें बहुत जटिलताएं भी पैदा हो गई। शीतयुगीन काल में राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन तथा नए राज्यों के उदय ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ही बदल दिया। परिणामस्वरूप नए उपागमों, आयामों, संस्थाओं व प्रवृत्तियों का सर्जन हुआ, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सुनिश्चित हो गया। पूर्व चरणों की आदर्शिक, संस्थागत, नैतिक, कानूनी एवं सुधारवादी धाराओं की असफलताओं ने नए उपागमों के विकास की ओर अग्रसर किया। यह नया उपगम था यथार्थवाद। वैसे तो E.H. कार, श्वार्ज़नबर्गर, क्विंसी राइट,
शुभा आदि लेखकों ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया, परंतु हेंस जे मार्गेनथाउ ने इसे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य हमेशा अपने हितों की पूर्ति हेतु संघर्षरत रहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने हेतु इस शक्ति संघर्ष के विभिन्न आयामों को समझना अति आवश्यक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्रा आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं? विश्व शांति हेतु खतरे के कौन कौन से कारक हैं? शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है? आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। उपर्युक्त दो प्रवृत्तियों के साथ साथ व्यवहारवाद की उत्पत्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत की उत्पत्ति कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया गया। इस उपागम के अंतर्गत राज्यों के अध्ययन हेतु 3 प्रमुख कारकों का अध्ययन किया जाना जरूरी माना गया। ये कारक थे: क विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, ख विदेश नीति संचालन की पद्धतियों का अध्ययन, ग अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान के उपायों का अध्ययन। उपर्युक्त प्रवृत्तियों का मुख्य बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धांतिकरण को बढ़ावा देना रहा है। अतः इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना अति महत्वपूर्ण कार्य रहा है। सिद्धांत निर्माण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक आंशिक सिद्धांतों जैसे यथार्थवाद, संतुलन का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था प्रतिमान आदि का निर्माण हुआ। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन के बावजूद इस युग में किसी एक सार्वभौमिक व सामान्य सिद्धांत का अभाव अभी भी बना रहा। 1990 के दशक में जयंत बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 1993 में मार्टिन कापलान के व्यवस्थापक सिद्धांत की कमियों को दूर कर एक सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना की कोशिश की है, परंतु वह भी अभी वाद प्रतिवाद के दौर में ही है। अतः सैद्धांतिकरण के मुख्य दौर के बावजूद शीतयुद्ध कालीन युग अपनी वैचारिक संकीर्णता व अलगाव के कारण किसी एक सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन से वंचित रहा। शीतयुद्धोत्तर युग में सभी राष्ट्रों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए अब वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था आदि का दौर प्रारंभ हो गया। इस संदर्भ में न केवल आर्थिक मुद्दों का ही महत्व बढ़ा, अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया। आज राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का विभेद समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय सूची में काफी नवीन विषयों का समावेश हो गया, जो राष्ट्रीय न रहकर अब मानवजाति की समस्याओं के रूप में उभर कर आए। वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्याओं में आतंकवाद, पर्यावरण, ओजोन परत क्षीण होना, नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों की तस्करी, मानवाधिकारों का हनन आदि प्रमुख मुद्दे उभर कर सामने आए, जिनका राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालना अनिवार्य बन गया है।
सैद्धांतिक स्तर पर भी 1945 से 1991 तक के सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना के प्रयास को धक्का लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस संदर्भ में अब प्राथमिकताएं बदल गई। उत्तर आधुनिकतावाद में पोस्ट मॉडर्निज्म अब सार्वभौमिक सिद्धांतों की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ एवं प्राचीन परिवेश के प्रभाव को भी नकारा जा रहा है। अब स्वतंत्र मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। वृहद सिद्धांत गौण हो गए हैं। नए संदर्भ में आंशिक शोध अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। उदाहरण स्वरूप नारीवाद, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि विषयों पर अधिक बल देने के साथ साथ चिंतन भी प्रारंभ हो गया है। अतः शीतयुद्धोत्तर युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, विषय सूची एवं विषय क्षेत्र पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए हैं। अब सामान्य सैद्धांतिक स्थापना पर भी अधिक बल नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए इस बदले हुए परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण ही नहीं, अपितु स्वायत्तता की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही है और विषय की स्वायत्तता हेतु आशावादी संकेत दिखाई देते हैं। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।